दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2004 में आई जॉनी डेप की फिल्म सीक्रेट विंडो को। यह फिल्म राइटर स्टीफन किंग के नोवेला सीक्रेट विंडो सीक्रेट गार्डन पर आधारित है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं राइटर मॉर्ट रैनी को, जो कि एक मोटेल में अपनी पत्नी एमी को किसी दूसरे आदमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है। दरअसल एमी और मॉर्ट का रिश्ता सिर्फ डाइवोर्स ना होने की वजह से कायम था और दूसरी तरफ उसका अफेयर टेड नाम के आदमी के साथ चल रहा था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहां मॉर्ट रैनी एक लेक के किनारे अपने घर पर सोते हुए दिखाया जाता है और वहां वो अकेला काफी डिप्रेस रहता है क्योंकि उसे अपनी कहानी के लिए नए नए आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं और इस कारण वो काफी ज्यादा तनाव महसूस करता है, जिसकी वजह से मॉर्ट रैनी अपना ज्यादातर समय सोकर ही बिताता है। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है जिसका नाम जॉन शूटर होता है। वो मॉर्ट रैनी पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने मेरी कहानी जिसका नाम सोविंग सीजन था उसे चुराई है और फिर उसे अपने नाम से छापी है। रैनी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उसकी बातों से साफ साफ इनकार कर देता है, पर जॉन शूटर अपनी बात प्रूव करने के लिए रैनी को अपनी कहानी की एक कॉपी भी देता है, जिसे पढ़ने के बाद रैनी को पता चलता है कि ये उसकी लिखी कहानी सीक्रेट विडो की हूबहू कॉपी है। बस उसकी कहानी का एंड उसकी कहानी से बस थोड़ा बहुत अलग है। मॉर्ट रैनी उसकी कहानी पढ़ के सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद रैनी की वाइफ एमी उससे फोन करके उसका हाल चाल पूछती है। फिर उसके अगले दिन जॉन शूटर रैनी से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि मैंने ये कहानी साल 1997 में लिखी थी। उसके इस बात पर रैनी हंसता है और कहता है कि मैंने ये कहानी साल 1994 में लिखी थी और साल 1995 में ये कहानी एक मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी और इस हिसाब से जो राइटर पहले कहानी लिखता है वो कहानी उसी की होती है और उस हिसाब से ये कहानी मेरी हुई। रैनी के इस बात पर जॉन शूटर उससे कहता है कि मुझे प्रूफ के तौर पर वो मैगजीन देखनी है। रैनी उससे कहता है कि वो मैगजीन एमी के घर पर है और अब हमारा तलाक होने वाला है, पर जॉन शूटर रैनी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं वो मैगजीन ढूंढ कर लाने के लिए और अगर तुमने मुझे वो मैगजीन ना दिखाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद मॉर्ट रैनी घर आकर सोचने लगता है कि एमी को कॉल करूं या ना करूं, जिसके बाद वो टेलीफोन के वायर को निकाल कर सो जाता है। जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी खिड़की पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके दूसरे साइड उसके कुत्ते की लाश पड़ी होती है जिसे स्क्रू ड्राइवर से मारा गया होता है। मॉर्ट रैनी काफी डर जाता है और उसे शूटर का यह मामला काफी सीरियस लगता है। उसके अगले दिन मॉर्ट रैनी शहर के पुलिस स्टेशन में जाकर वहां के शेरिफ से इस घटना के बारे में रिपोर्ट लिखने को कहता है, पर वो शेरिफ उससे इधर उधर की बातें करके रैनी की बात को टाल देता है। इसके बाद रैनी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर केन, जो कि एक वकील भी होता है, उसे जॉन शूटर का पता लगाने के लिए हायर करता है और रैनी जॉन शूटर के बारे में केन को सारी बातें बताता है। केन रैनी की सारी बातों को नोट करके जॉन शूटर का पता लगाने निकल जाता है। इसके बाद रैनी अपनी वाइफ एमी के घर वो मैगजीन लेने को जाता है, पर वहाँ वो टेड और एमी को साथ देखकर खाली हाथ ही अपने घर वापस आ जाता है। उसके घर के पास उसका इन्वेस्टिगेटर केन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और वो रैनी के घर की तहकीकात करने के बाद उससे कहता है कि वह कल फिर आएगा और वहाँ के लोगों से भी पूछताछ करेगा कि उन्होंने जॉन शूटर को देखा है कि नहीं। केन की इस बात से रैनी को याद आता है कि जब जॉन शूटर उसे धमका रहा था तो वहाँ का एक लोकल आदमी टॉम ग्रीनलीफ वहाँ से गुजरा था जिसने उसे देखा था। तो केन उससे कहता है कि वो उससे भी पूछताछ करेगा और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। पर जैसे ही केन वहाँ से जाता है कि रैनी को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो चेक करने को जाता है पर उसके घर पर कोई नहीं होता है। पर थोड़ी देर बाद जॉन शूटर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी कहानी बर्बाद कर दी है, क्योंकि जो एंड मैंने लिखा था वो बिल्कुल परफेक्ट एंड था
जॉन शूटर रैनी से डिमांड करता है कि वो दोबारा से उस कहानी का एंड लिखे और उसका एंड मेरी स्टोरी वाला होना चाहिए और साथ ही उसे मेरे नाम से पब्लिश करो, तब जाकर हमारा हिसाब बराबर होगा। यहाँ रैनी जॉन शूटर को मारने की कोशिश भी करता है, पर उल्टा जॉन शूटर उस पर भारी पड़ जाता है और उसे अपना काम पूरा करने को कहता है। उसकी अगली सुबह रैनी को एमी का फोन आता है जो उसे बताती है कि मेरे घर को किसी ने आग लगा दी है और मेरा घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जब रैनी उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पुलिस वाले बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर उसके घर में आग लगाई है। इस बात पर रैनी पुलिस को बताता है कि उसका अभी सिर्फ एक ही दुश्मन है। इसके बाद तीनों को पुलिस ऑफिसर अपने केबिन में ले जाते हैं। यहाँ पर सभी को ये बात पता चलती है आखिर क्यों रैनी और एमी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। उनके बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पूछताछ खत्म होने के बाद रैनी अपनी वाइफ के नए पति टेड से थोड़ा उलझता है और इसके बाद वो अपने घर चले जाता है। जिसके बाद केन रैनी को बताता है कि उसने अपने एक एजेंट से उस मैगजीन की कॉपी मंगवा ली है जो कल तक हमारे पास पहुंच जाएगी। साथ ही केन रैनी को यह भी बताता है कि वो टॉम ग्रीनलीफ से भी मिला था, पर उसके पूछने पर वो मुकर गया कि उसने तुम्हें किसी और के साथ वहां देखा ही नहीं क्योंकि तुम वहां अकेले थे। शायद जॉन शूटर ने उसे धमकाया है जिससे वो डर गया है। जिसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो टॉम ग्रीनलीफ से मिलेंगे और उसे धमका कर उससे सच्चाई बाहर निकलवाएंगे। उसकी अगली सुबह रैनी काफी देर से उठता है और फिर वो अपने ट्रक की चाबी खोजने लगता है और वो देखता है कि उसकी चाबी वहां नहीं है जहां उसने रखी होती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे वहां जॉन शूटर का हेड दिखाई देता है। जिसके बाद वह अपने आसपास देखता है पर वहां कोई नहीं रहता है और जब वो अपने ट्रक के पास जाता है तो उसका इंजन भी ऑन होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसके बाद वो केन और टॉम ग्रीनलीफ से मिलने वहां के एक स्टोर में जाता है पर उसे वहां पता चलता है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आया था। जिसके बाद रैनी वापस अपने घर की ओर चले जाता है। तभी उसे अपने घर पर जॉन शूटर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए उसी जगह पर बुलाता है जहां वो पहले मिले थे। जब रैनी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां टॉम ग्रीनलीफ का ट्रक खड़ा होता है। जब उसके पास जाता है तो उसमें केन और टॉम ग्रीनलीफ की डेड बॉडी देखकर वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तकरीबन 3 घंटे बाद रैनी को होश आता है और वो जॉन शूटर वहीं पर उसके सामने होता है और वह फिर से वही बात करने लगता है कि तुम मेरी कहानी की एंडिंग ठीक करो। तभी रैनी उससे कहता है कि तुमने इन दोनों को क्यों मारा। तो वो कहता है कि ये दोनों हमारे बीच में आ रहे थे। अब या तो तुम मेरी कहानी की एंडिंग ठीक करो या इन दोनों के कत्ल के लिए सजा भुगतो। तभी रैनी कहता है कि मेरे पास वो मैगजीन है और आज मुझे वो लेने जाना था और क्या उस मैगजीन को देखने के बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। जॉन शूटर कहता है कि अगर तुम सच कह रहे हो और ऐसी कोई मैगजीन सच में है तो उसे देखने के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा और 2 घंटे के अंदर मुझे वो मैगजीन लाकर दिखाओ। ये कहकर जॉन शूटर वहां से चले जाता है। जॉन शूटर के वहां से जाने के बाद रैनी उन दोनों लाशों के साथ उस ट्रक को पहाड़ी के नीचे फेंक देता है, पर ऐसा करते समय उसकी घड़ी उस ट्रक के साथ ही खाई में गिर जाती है। फिर जब रैनी अपने घर आता है तभी उसे एमी का फोन आता है जो उससे कहती है कि तुमने अभी तक डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए हैं। जिसके बाद रैनी उसके कॉल करने का मकसद समझ जाता है और जोर से फोन पटक देता है। उधर एमी टेड से कहती है कि वो ऐसे साइन नहीं करेगा, मुझे खुद उसके पास जाना होगा ताकि ये सब खत्म हो सके। और फिर एमी डाइवोर्स पेपर लेकर अकेले ही रैनी के घर चले जाती है। उधर रैनी पोस्ट ऑफिस से मैगजीन की कॉपी लेता है जो कि केन के एजेंट ने केन के कहने पर भेजी थी। जब रैनी उसे देखता है तो वह पैकेट पहले से फटा होता है। जिसके बाद रैनी उस मैगजीन को देखता है पर उस मैगजीन में वो पेजेस फटे होते हैं जिसमें उसकी स्टोरी छपी थी। जिसके बाद उसे शक होता है कि जॉन शूटर ने पहले से ही वो पेजेस फाड़ लिए होंगे ताकि वो उसे साबित ना कर पाए, पर यह सब कुछ उसने किया कैसे होगा उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो अपने घर को जाता है और वहाँ वो कुछ देर तक जॉन शूटर के उस हैट को देखते रहता है। फिर वो उसे पहन लेता है और अपने आप से ही बात करने लगता है। यहाँ उसे ये एहसास होता है कि जॉन शूटर का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है जो उसने अपना गुस्सा निकाल
निकालने के लिए पैदा की थी। दरअसल रैनी को आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है, जिस बीमारी में जो काम को खुद नहीं कर सकता है वो काम अपनी दूसरी शख्सियत से करवाता है। और उस वक्त उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते को उसने खुद मारा था। एमी के घर को भी आग उसने ही लगाई थी, और तो और केन और टॉम ग्रीनलीफ को भी उसने ही मारा था। तभी जॉन शूटर उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मेरे आने की असली वजह ये सब कुछ करना नहीं था, बल्कि कुछ और था। तो उससे रैनी कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अपनी कहानी की एंडिंग ठीक करनी है। ये बात सुनकर जॉन शूटर वहां से गायब हो जाता है और तभी एमी की गाड़ी वहां आकर रुकती है। एमी को देखते ही रैनी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। जब एमी अपने गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर आ रही होती है तो उसे उस मैगजीन के फटे हुए पेजेस मिलते हैं जिसमें रैनी की कहानी सीक्रेट विडो छपी होती है। वो पेजेस रैनी के ट्रक के नीचे से आ रहे होते हैं। हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि वो पेजेस रैनी के ही दूसरे शख्सियत ने फाड़कर फेंके थे। जब एमी घर के अंदर को आती है तो सारा घर बिखरा और फर्नीचर पर जॉन शूटर का नाम देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे सीढ़ी पर रैनी दिखाई देता है और उसके पीछे लिखा होता है शूटर। तभी एमी को यह रियलाइज होता है कि जॉन शूटर उसके डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा था। वहाँ पर जॉन शूटर की पर्सनालिटी रैनी पर हावी हो जाती है और वो एमी से उसी तरीके से बात करने लगता है जैसे जॉन शूटर उससे किया करता था। तभी एमी थोड़ा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर रैनी उसका पीछा करता है और उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर मारकर उसे घायल कर देता है। एमी किसी तरह बचती हुई बैकयार्ड में आ जाती है, पर रैनी उसे खोज लेता है। रैनी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टेड की गाड़ी वहां आकर रुकती है। टेड एमी की आवाजें सुनकर उसकी तरफ आता है, पर दरवाजे के पास रैनी छिपा हुआ उसका इंतजार करता है। जैसे ही टेड वहां आता है तो रैनी उसे सावल से मारता है, जिससे कि टेड बेहोश हो जाता है और फिर रैनी उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद वो एमी को भी मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ महीनों बाद, जहां रैनी एक स्टोर में जाता है और वहां वो बिल्कुल ठीक ठाक पहले जैसा लगता है। इसके अगले सीन में शेरिफ की गाड़ी रैनी के घर के पास आकर रुकती है। वो शेरिफ अंदर की ओर जाता है और वो देखता है कि अंदर में काफी सारे मक्के उबलने के लिए रखे हुए हैं। जिसके बाद वो रैनी से मिलता है उसके वाइफ और उसके नए पति के मर्डर केस के सिलसिले में। शेरिफ उसे बताता है कि हम दोनों जानते हैं कि तुमने क्या किया है, पर मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है जिससे कि मैं ये साबित कर पाऊं कि वो दोनों खून तुमने ही किए हैं, पर जल्द ही हम वो लाशें ढूंढ लेंगे और तुम सलाखों के पीछे होगे। उसके इस बात पर रैनी कहता है कि किसी भी कहानी की एंडिंग मायने रखती है, बस उस कहानी की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और अब जो मैंने स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से सीन सीधा गार्डन की ओर जाता है जहाँ मक्के की खेती हुई होती है। यहाँ के इस सीन से हमें ये बात पता चलती है कि रैनी ने एमी और टेड की बॉडी को उस मक्के की खेती वाली जमीन के नीचे दफना दिया था, जिसके चलते पुलिस को उनकी लाशें नहीं मिलती है। और यहाँ यह सीक्रेट विडो मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी अपने साथ सस्पेंस लेकर स्टार्ट होती है और इसका सस्पेंस ही सभी को इस मूवी के साथ बांधे रखता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।